Welcome back, dear students. So today we are going to study adsorption isotherms. ये क्या होते हैं, कैसे vary होता है extent of adsorption with temperature, pressure. ये actually दो main factors हैं. One is the temperature, another is the pressure. You have already studied these temperature and pressure effect on the extent of adsorption. हमने देखा है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तब भी एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है. सो नाउ लेट्स सी आइसोथर्म्स. आइसो मीन्स कांस्टेंट सैम, थर्म मीन्स टेम्परेचर. दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को सेम रखते हैं, and we study the plot between the extent of adsorption versus the pressure, तब जो कर्व्स हमें मिलते हैं उनको हम adsorption isotherms कहते हैं. तो ये जो adsorption isotherm है ये हम कैसे स्टडी करेंगे. extent of adsorption जो है that is shown by x upon m. x upon m ratio. This will give us the extent of adsorption. Extent of adsorption. कितना गैस adsorb हो गया है on the adsorbent like the activated charcoal. So that's given by x upon m. Now what is the x? X is the mass of adsorbate. Adsorbate, that is here गैस. Let's take गैस as adsorbate. इसका कितना मास होगा, and m जो है that is the mass of adsorbent. adsorbent का कितना मास होगा, and that's here the activated charcoal. Let's take this as adsorbent. यहाँ पे कितना गैस adsorb हो जाएगा, the mass of gas adsorbed per unit mass of adsorbent, that is the extent of adsorption. कितना मास एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्ब हो जाएगा एड्सॉर्बेंट के ऊपर, यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. लेट्स टेक द 1 ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट के ऊपर कितना मास एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्ब हो जाएगा, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो ये हम कैसे देखेंगे, लेट्स सी. अगर हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर, और ये जो कंटेनर है दिस इज क्लोज्ड कंटेनर. ये यहाँ पे समझेंगे हम, कोई गैस है यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन गैस, और यहाँ पे ये आपका एक्टिवेटेड चारकोल है. दिस विल एक्ट एज एड्सॉर्बेंट, यू ऑलरेडी नो दिस, एंड दिस गैस विल एक्ट एज एड्सॉर्बेट. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर? फर्स्ट ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स दे विल गेट एड्सॉर्ब्ड. Not only that, there will also occur desorption. Adsorption as well as desorption. So a stage comes, a stage is reached when the rate of adsorption, that will become equal to the rate of desorption. That's called the equilibrium state. तो यहाँ पे लिखेंगे हम that at equilibrium state, rate of adsorption, it is equal to the rate of desorption. Desorption की जो रेट है वो बराबर हो जाएगी to the rate of adsorption. That is the equilibrium state. तो इस equilibrium state पे that means जितने गैस के मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे एक्टिवेटेड चारकोल पे एड्सॉर्ब होने थे वो तो हो गए, फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होगा. सो अब यहाँ पे हमें देखना है. सो लेट्स टेक टेम्परेचर जो है इसको हम कांस्टेंट रखते हैं. टेम्परेचर इज केप्ट टू बी कांस्टेंट. तो अगर यहाँ पे प्रेशर है, गैस का प्रेशर हम वेरी करेंगे. गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर वेरिएबल, प्रेशर को हम वेरी कर रहे हैं. व्हाट विल हैपन टू द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्बड, व्हाट विल हैपन टू द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो वो हम स्टडी करते हैं अंडर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. तो कैसे यहाँ पे we will, ये हम ग्राफिकली शो करते हैं. अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे
between the extent of adsorption, that is x upon m, versus the pressure, you will get a curve just like this, जो experimentally देखा गया यहाँ पे. That is just like this. So this is the curve which we will get. और इस कर्व को हम फिर कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. इस कर्व को इसलिए आइसोथर्म कहा जाएगा क्योंकि वी हैव केप्ट टेम्परेचर कांस्टेंट एंड वी आर स्टडीइंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर. प्रेशर वेरी करने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. दैट मीन्स कि कितना गैस एड्सॉर्ब होगा बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. तो पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा that first by increasing the pressure extent of adsorption also increases here, right? Then what happens, a stage comes when most of the gas it gets absorbed, that is the here, और उसके बाद ये constant रहता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं that ये जो कर्व है it remains constant, that means अब और ज्यादा गैस एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट रह रहा है. तो दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट. तो ये जो प्रेशर है यहाँ पे इसको हम Ps से दिखाएंगे. दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन प्रेशर. Ps जो है दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन प्रेशर एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड द सैचुरेटेड स्टेट. दिस स्टेट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड स्टेट बिकॉज यहाँ से उसके बाद मतलब जो ही आपने प्रेशर को इंक्रीज किया जीरो से लेकर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट जो है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस बट ओनली अप टू अ पर्टिकुलर प्रेशर. इस पर्टिकुलर प्रेशर के बाद और जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो एड्सॉर्प्शन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इट रिमेन्स कांस्टेंट. सो दिस प्रेशर इज कॉल्ड द सैचुरेशन प्रेशर और इस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेटेड स्टेट. तो यही स्टडी किया by a scientist that is the Freundlich. तो उसने जो आइसोथर्म दे दी और इक्वेशन दे दी that is called the Freundlich adsorption isotherm. So let's see that. Freundlich in 1909. So we are having Freundlich adsorption isotherm. So Freundlich in 1909 इसने बताया ये जो extent of adsorption है that's x upon m, it is directly proportional to the pressure raised to the power 1 upon n. So इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, proportional के बदले some constant k then p raised to the power 1 upon n. Now what is x? Already told that it is the mass of adsorbate, that is here gas. What is the m? It is the mass of adsorbent, that is here the activated charcoal. So k और n क्या है, ये constants है. k and n are constants और जिनका value जो है whose value depends on nature of adsorbate and adsorbent. adsorbate और adsorbent का जो नेचर होगा, किस नेचर के होंगे, उन पे इनका वैल्यू डिपेंड करता है कॉन्स्टेंट्स का. दैट्स k and n. p is the pressure of the gas, pressure of the gas, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट जब प्रेशर कम था, ओके ये जो कर्व है इसको नाम देते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ. Let's take this as O. This is point A here. अब A से यहाँ तक ये जो पॉइंट है इसको मैं B कह रहा हूँ और B से यहाँ तक this is the point C. Now let's study this curve. ये जो है पूरा this is the Freundlich adsorption isotherm. जो इसने स्टडी किया कि what is the effect of pressure, ठीक है, लो प्रेशर पे हाई प्रेशर पे कितना गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा. द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज गिवन बाय x अपॉन m, ये हम देखेंगे. सो लेट्स सी फर्स्ट एट लो प्रेशर. जब तक प्रेशर कम है आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है. स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दैट
x upon m it is equal to k p raised power 1. दैट मीन्स 1 अपॉन m का जो वैल्यू है वो 1 है यहाँ पे एट लो प्रेशर. लो प्रेशर 1 अपॉन n इट इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स सिंपली द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रेशर पे. प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रहा है, बट ओनली अप टू दिस पॉइंट ए एट लो प्रेशर. At low pressure. Now let's study at high pressure what is happening. So let's see here. At high pressure, extent of adsorption जो है that is x upon m it is equal to k p raised power 0. That means high pressure पे 1 upon n का जो वैल्यू है 0 के बराबर. इसका मतलब ये हुआ ये इस पे डिपेंड करता ही नहीं. यहाँ पे आप देख सकते हैं D से C तक जब हम जा रहे हैं इस करो में देख रहे हैं प्रेशर इंक्रीज करने पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो सेम रहता है. एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं इट रिमेन्स सेम. यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा इसका, लेट्स से ये यहाँ पे कुछ वैल्यू है यहाँ पे, तो ये सेम रह रहा है. इसका मतलब ये है कि प्रेशर पे इसका वैल्यू डिपेंड कर ही नहीं रहा. एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर. सो एनीथिंग रेज्ड पावर 0 तो वो किसके बराबर होगा x upon m it will be equal to k into 1. So this is at high pressure. Now let's study at intermediate pressure. अब हम बात करेंगे अगर प्रेशर इंटरमीडिएट होगा then how will extent of adsorption vary. So let's see at intermediate pressure. At intermediate pressure x upon m जो है it is equal to k p raised power 1 upon n. That means यहाँ पे at intermediate pressure 1 upon n का जो वैल्यू होगा it will be between 0 and 1. क्योंकि यहाँ पे हमने देखा that at low pressure 1 upon n का वैल्यू जो है that was 1. at high pressure 1 upon n का वैल्यू जो है 0. तो अब ये A से लेकर B पॉइंट तक यहाँ पे आप देख सकते हैं A से B तक है. ये जो करो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वेरी हो रहा है. 1 अपॉन n जो है इस फ्रैक्शन का वैल्यू इट इज इन बिटवीन दिस 0 एंड 1. इन बिटवीन दिस 0 एंड 1. तो ये आप जस्ट लाइक 0.5 इसका वैल्यू हो सकता है 0.6 0 से लेकर 1 तक. तो यहाँ ऐसे हम देते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विद दिस फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म दैट इज x upon m it is equal to k p raised power 1 upon n. Now let's take the log on both sides. So log of x upon m it will be equal to log of k into p raised power 1 upon n. So यहाँ पे ये फार्मूला बन गई that is log of a into b. वो किसके बराबर होता है log of a plus log of b. So we can write log of x upon m it is equal to log of k plus log of p raised power 1 upon n. Now another formula that is log of m raised power n that is equal to n log of m. तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ log of x upon m it's equal to log of k plus 1 upon n log of p. तो इसी इक्वेशन को ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं log of x upon m so that will be equal to 1 upon n log of p है ना, ये पहले लिखा plus log of k. Now this equation is very important. Straight line equation है that is y is equal to mx plus c. ये ऑलरेडी आपने केमिकल काइनेटिक्स में देखा है जब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टडी किया था. integrated reply expression for first order reaction. Y and x they are the variables. M जो है this represents the slope and C जो है it is the intercept. इसको हम intercept कहते हैं. So now let's then study it graphically. अगर हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं between the y versus x और यहाँ पे y क्या है. So let's see if we will plot a graph
y is here log of x upon n, और यहाँ पे x जो है that is the log of p. So you will get a straight line above origin, right? क्योंकि इंटरसेप्ट भी है. Just like this. इसका जो स्लोप होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n, और इसका जो इंटरसेप्ट है दैट इज दिस गैप, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट. और ये जो इंटरसेप्ट है ये होगा लॉग ऑफ k के बराबर. दैट वाज द c. तो ये हम एक्सपेरिमेंटली ऐसे स्टडी करते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर डिफरेंट गैसेस. ठीक है. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन हमें आ रही, सो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज फॉलोइंग द दिस आइसोथर्म. यहाँ पे ऐसे ही ये जो ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किया, दैट मीन्स एट लो प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. ठीक है. एट हाई प्रेशर इट इज इंडिपेंडेंट. एट हाई प्रेशर फिर से बताया ये इंडिपेंडेंट है ऑन द प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इट रिमेन्स सेम 1 अपॉन n. हमने देखा था एट हाई प्रेशर 1 अपॉन n इट इज इक्वल टू 0. बट एट इंटरमीडिएट पे हमने ये देखा है इट डिपेंड्स ऑन p रेज टू द पावर 1 अपॉन n. 1 अपॉन n का वैल्यू कितना हो सकता है ये इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे. यहाँ पे इट्स वैल्यू कैन बी बिटवीन 0 एंड 1. ये पूछा जाता है कंप्यूटर एग्जाम में, तो ये हम याद रखेंगे एड्सॉर्प्शन isotherm, right? So now let's see. होप कि आपने ये लिखा होगा. अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, ये अभी हम देख रहे थे एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड एड्सॉर्बेंट. Now let's see adsorption in solution. Solution में क्या ये Freundlich adsorption isotherm अप्लाई होता है? So adsorption in solution. So for example अगर हमारे पास ये एक let's take this beaker, इसके अंदर आपके पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है. Let's take this is the acetic acid solution in water, aqueous solution of acetic acid. तो इसमें आप डाल रहे एक्टिवेटेड चारकोल. ये एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कर लेता है. दैट मीन्स एसिटिक एसिड यहाँ पे एक्ट करता है एज एड्सॉर्बेट. और ये जो आपका एक्टिवेटेड चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल दिस विल एक्ट एज एड्सॉर्बेंट, राइट. तो क्या यहाँ पे भी ये इक्वेशन फॉलो होगी? यहाँ पे भी हम कैसे देंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x अपॉन n इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देखो यहाँ पे गैस तो है ही नहीं, उसका प्रेशर तो है ही नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड की. तो यहाँ पे ये देखा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड वेरी करने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी वेरी होता है. फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की ज़्यादा होगी तो एड्सॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा ऑन दिस एक्टिवेटेड चारकोल. So the concentration at equilibrium that is represented by C, capital C, raised to the power 1 upon n. तो ऐसे हम देंगे extent of adsorption in solution. ठीक है, फिर से बता रहा हूँ. X is the mass of here adsorbate, है ना. Adsorbate आपका acetic acid है यहाँ पे. M is the mass of adsorbent that is activated charcoal. और we can say ये जो X upon M है, it is the mass of adsorbate per unit mass of adsorbent. ऐसे भी हम इसको बता सकते हैं कितना एड्सॉर्बेट का मास एड्सॉर्ब हो गया ऑन यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. ठीक है, एड्सॉर्बेट का कितना मास एड्सॉर्ब हो गया ऑन द यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन गिवन बाय x अपॉन n. सो ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट पे. यहाँ पे एड्सॉर्बेट जो आपका एसिटिक एसिड है, फिर से बता रहा हूँ दैट द एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स दे गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन दिस एक्टिवेटेड चारकोल. तो यहाँ पे आप याद रखेंगे it has been observed that during the adsorption in solution extent of adsorption depends on the four
things. Number first is the surface area of adsorbent है, इस पे यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा, कितना एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो जाएगा, इट विल डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट. तभी हम एड्सॉर्बेंट जो ले रहे हैं दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल. क्यों ले रहे हैं एक्टिवेटेड चारकोल? बिकॉज इट इज हाईली पोरस, इसके अंदर पोर्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द एड्सॉर्बेट इजिली फिर एड्सॉर्ब हो जाता है इन पोर्स के अंदर भी. So that's why it is the most widely used adsorbent in both industries, pharmacy etc. Next जो है यहाँ पे that is the nature of adsorbate and adsorbent. Nature of adsorbate and adsorbent, इस पे भी डिपेंड करेगा extent of adsorption है, क्योंकि if we take the different adsorbate and different adsorbent तो extent of adsorption जो है ये भी different होगा. बिकॉज अभी मैंने बताया एक्टिवेटेड चारकोल बहुत ही ज़्यादा पोर्स होता है, तो अगर हम इन कंपैरिजन क्ले लेंगे है ना या सिलिका जेल लेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का वैल्यू डिफरेंट होगा. सो इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बोथ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. अनदर इज द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट, जो मैं अभी बता रहा था. एसिटिक एसिड एक्वस सोल्यूशन जो आप ले रहे हैं इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलर होगा, 2 मोलर या कुछ भी कंसंट्रेशन, तो उस पर ये डिपेंड करता है. कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा. सो कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट अनदर फैक्टर रहेगा जिस पर डिपेंड करेगा. अनदर इज द टेम्परेचर, ठीक है ना. तो टेम्परेचर पे कैसे आप याद रखेंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है ये डिक्रीज होता है with increase in temperature, with increase in temperature. ये आप याद रखेंगे. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन जो है वो फिर डिक्रीज होगा. बिकॉज वी नो दैट एड्सॉर्प्शन इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है. तो ये हम याद रखेंगे, द 4 फैक्टर्स ऑन विच एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स इन केस ऑफ सोल्यूशन. नाउ लेट्स सी, ये जो मैंने यहाँ पे बताया फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कैसे देंगे हम, x upon m, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c raised power 1 upon n. नाउ लेट्स टेक द log ऑन बोथ साइड्स जैसे अभी हमने लिया था. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. log ऑफ x upon m इट विल बी इक्वल टू, पहले यहाँ पे प्रोपोर्शनल के बदले k है ना, फिर हम लिख सकते हैं log ऑफ k into c raised power 1 upon n. तो ये आ गया फिर से log of a into b, that's log of a plus log of b. So log of x upon m it is equal to log of k plus log of c raised power 1 upon n. तो ये बन गया log of m raised power n. इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, it's equal to log of k plus 1 upon n log of c. उसके बाद इसको अरेंज कर रहा हूँ, log of x upon m that's equal to 1 upon n log of c plus log of k. ये भी सेम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y is equal to mx plus c. तो यहाँ पे m जो आपका स्लोप है that is 1 upon n. if you will plot a graph है ना, यहाँ पे भी आप easily ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. if you plot a graph between y that is the log of x upon m versus the log of c, equilibrium concentration is the c. फिर से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जो कर्व मिलेगी that will also be a straight line, ठीक है, with slope. slope किसके बराबर होगा, 1 upon n. और यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट that is equal to log of k. तो ये है एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन. Now let's see what is adsorption isobar. एक हमने देखा adsorption isotherm, that means जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो तभी आप देख सकते हैं what is the effect of pressure, है ना. पर उससे पहले adsorption isobar से पहले यहाँ पे और एक बात आप याद रखेंगे, ये जो फ्रेंडलिच है in 1909 इसने ये भी देखा that extent of adsorption ये कैसे वैरी होता है at different temperature. So adsorption isotherm में और एक बात आप याद यहाँ पे रखेंगे that फ्रेंडलिच ने देखा अगर हम सेम गैस ले रहे हैं
और अगर हम सैम एड्जॉर्बी एंड सैम एड्जॉर्बेंट ले रहे हैं, ठीक है, एंड वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ दैट इज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्स अपॉन एम वर्सेस द प्रेशर, तो इसने देखा एट डिफरेंट टेम्परेचर वी गेट डिफरेंट कर्व्स जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कर्व है it was obtained at a temperature of 195 Kelvin, that means temperature कम था, उसके बाद 245 Kelvin पे ये कर्व मिली एंड एट 273 Kelvin फ्रेंडलीज गॉट दिस कर्व। इससे क्या पता चल रहा है कि जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं ना, ये कम टेम्परेचर है, दिस इज ग्रेटर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं by increasing temperature extent of adsorption जो है that decreases। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात फिर से बता रहा हूँ, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाए। सो दिस इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। एट लो टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि हम कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं कि यूनिमोलिकुलर लेयर इज फॉर्मड ऑन द एड्जॉर्बेंट, ठीक है। तो जब एक लेयर एड्जॉर्ब हो गई उसके बाद नेक्स्ट लेयर फिर एड्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। You already know that adsorption is an exothermic process, so that's why according to the Legetier's principle already हमने देखा है extent of adsorption जो है वो decrease होगा by increasing the temperature. Now let's see adsorption isotherm. Adsorption isotherm जो isotherm हमने already पढ़ लिया, so now let's see adsorption isobars. So iso means here SAM, bar is the unit of pressure, so SAM pressure at constant pressure। अब हम देखेंगे प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं और टेम्परेचर का वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन आइसोबार जो है ये हम देखेंगे फॉर फिजिसॉर्प्शन, दैट इज द फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ between extent of adsorption, that's x upon m, versus the temperature। अब टेम्परेचर ले रहा है पर कब, at constant pressure। यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो यहाँ पे कर्व जो आपको मिलेगी that will be just like this। ठीक है, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस because adsorption is an exothermic process, ये हमने देखा है। So ये है for physical adsorption। Now let's see for chemical adsorption। chemical adsorption में कर्व जो हमें मिलेगी that will be different from physical one। यहाँ पे आप देख सकते हैं if we are plotting graph between extent of adsorption versus temperature एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हम कांस्टेंट रख रहे हैं तभी तो इसको हम आइसो बार कह रहे हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे पहले इट विल इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन अप टू सम टेम्परेचर एंड देन इट डिक्रीजेस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नाउ फर्स्ट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन केमिकल एड्जॉर्प्शन। नाउ व्हाई इट्स सो, बिकॉज इन केमिकल एड्जॉर्प्शन हमने पढ़ा है केमिकल एड्जॉर्प्शन इट्स आल्सो नोन एज एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन, है ना। यहाँ पे पहले कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे हमें देनी पड़ रही है, तभी जो आपका रिएक्टेंट है वो पहले ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, तभी एड्जॉर्प्शन केमिकल एड्जॉर्प्शन पॉसिबल है, क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये ऑलरेडी हमने देखा है। सो दैट्स वाई फर्स्ट टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, और उसके बाद सैम एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एड्जॉर्प्शन फिर डिक्रीज होगा। सो दैट्स व्हाई वी गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। तो ये दोनों जो है इनको हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स। होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड। सो आज का टॉपिक यहाँ तक ही हम कंप्लीट कर रहे हैं।
Wish you all the very best. Happy learning.